गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो अध्ययन कर रहे थे बीए पार्ट द्वितीय, यानी कि अपनी जो पहले की जो क्लासें हुई हैं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की, उनमें अपन ने अमेरिका के संविधान को लेकर के जो चर्चाएं की थी, आज उन्हीं चर्चाओं को अमेरिका के संविधान में एक नई व्यवस्था के रूप में अपन जानने का प्रयास करेंगे, संघीय व्यवस्था को। मैं आपको इतना ये क्लियर कर दूं कि अमेरिका के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उसको आदर्श रूप में जाना जाता है, अर्थात सबसे पहले विश्व के अंदर सबसे पहले संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप अपनाया गया था, यह प्रारूप अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में जो संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप अपनाया गया है, यह आदर्श रूप में जाना जाता है, आदर्श के रूप में माना जाता है। तो आज की इस क्लास में अपन अमेरिका की संघीय व्यवस्था की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, और अमेरिका के अंदर इस संघीय व्यवस्था से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको किस रूप में अपनाया गया है। इससे पहले अमेरिका के संविधान से संबंधित मैंने 2 वीडियोज पहले बनाए थे, जिसमें एक वीडियो में अपने चर्चा की थी कि अमेरिका के संविधान का जो विकास के जो चरण थे, उन विकास के चरण में मैंने 4 चरण बताए थे आपके सामने। पहला था उपनिवेशों की स्थापना, दूसरा चरण था उपनिवेशों की स्वतंत्रता, तीसरा चरण था इसका राज्यमंडल की स्थापना, और चौथा जो चरण था नए संविधान को लेकर के अपन ने चर्चाएं की थी। और नए संविधान में मैंने बताया था कि 1787 के अंदर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 1787 में जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके माध्यम से अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था। यानी ये फिलाडेल्फिया अमेरिका के संविधान की एक संविधान सभा थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, और संविधान जो लागू हुआ था यह संविधान 1789 में लागू किया गया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं। कितने? 27 संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें से 10 संविधान जो संशोधन है वो अमेरिका के अंदर मूल अधिकारों को लेकर के प्रारंभिक 2 वर्षों में ही, यानी 1791 में 10 संविधान संशोधनों के माध्यम से मूल अधिकारों को इसमें अपनाया गया था। यानी प्रारंभिक जो 10 संविधान संशोधन आते हैं वो उनका संबंध जो था वो सीधा सा संबंध मौलिक अधिकारों को लेकर के किया गया था। तो आज अपन अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और संघीय व्यवस्था के प्रारूप को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां देखिए, संघीय व्यवस्था के लिए फेडरल या फेडरेशन, अमेरिका के संविधान में इन दोनों ही शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी संघीय व्यवस्था के लिए जो अपन चर्चा जब बात करते हैं फेडरल या फेडरेशन, इन दोनों शब्दों का उल्लेख जो है अमेरिका के संविधान में अपने को नहीं मिलता है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं किया गया है। अब अपन इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता की नंबर 1, लिखित संविधान। लिखित संविधान। अब देखिए, इससे पहले एक वीडियो बनाया था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लेकर के, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के मैंने 2 रूपों की चर्चा की थी उस समय, शक्ति विभाजन को लेकर के, एक एकात्मक और दूसरी संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उससे उनका संबंध, सीधा संबंध उसी से दिखाई देता है। तो यहां अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था की अपन ने चर्चा की थी, तो संघीय व्यवस्था का जब अपन प्रारूप अपने अध्ययन किया था तो अपन ने देखा था कि संघात्मक जो शासन होता है उसमें लिखित संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, अर्थात शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो शक्तियों के विभाजन के लिए अर्थात संघीय व्यवस्था के लिए लिखित संविधान का होना आवश्यक है। और यहां अमेरिका के अंदर भी लिखित संविधान के माध्यम से ही संघीय व्यवस्था के प्रारूप को मद्देनजर रखते हुए, अर्थात यहां केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं उनका विभाजन हमें दिखाई देता है।
अब लिखित संविधान की अपन चर्चा करते हैं तो यहां फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके माध्यम से अमेरिका के अंदर संविधान का निर्माण किया गया था और ये जो संविधान था वो 1789 में लागू हुआ था, इसलिए इस संविधान को 1789 का संविधान भी कहा जाता है। जबकि फिलाडेल्फिया जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका सम्मेलन जो था वो 1787 में हुआ था और यहां से लेकर के 89 तक का जो बीच का जो समय है, ये समय संपूर्ण समय जो है अमेरिका के संविधान के निर्माण का समय माना जाता है। तो पहली विशेषता लिखित संविधान, अमेरिका के अंदर लिखित संविधान है, अर्थात एक संविधान सभा ने एक निर्धारित समय में अमेरिका के संविधान को तैयार किया था और वो संविधान सभा जो थी वो है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। कब? 1787 में। अब दूसरा सवाल आता, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 में हुआ था। इसको 1789 का संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद इसकी जो दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता की अपन चर्चा करते हैं तो यहां आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है? यानी कि संविधान सर्वोच्च है, बाकी सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अंदर हैं, संविधान के अंदर निहित हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। कल मैंने एक जस्टिस हुज का एक कथन भी आपके सामने रखा था। जस्टिस हुज ने ये कहा था कि संविधान को लेकर के, यानी कि जो न्यायाधीश हैं वो भी संविधान के अंदर हैं, लेकिन संविधान कैसा है इसकी जो व्याख्या न्यायपालिका जो करती है वही संविधान है। यानी संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार था वो न्यायपालिका को दिया गया था, लेकिन न्यायपालिका भी संविधान से ऊपर नहीं है, वो भी संविधान के अधीन है। तो यहां संविधान की सर्वोच्चता को अमेरिका के अंदर उसके संविधान के अनुच्छेद 6 में संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख मिलता है। तो यहां इसकी दूसरी विशेषता हो गई संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, सेनेट उसके जो सदन है, प्रतिनिधि सभा है, या अपन न्यायपालिका की चर्चा करें या राष्ट्रपति की चर्चा करें, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के अधीन है। तो यहां यह संविधान की सर्वोच्चता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता आती है शक्तियों का विभाजन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है संघीय व्यवस्था के लिए। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का जो विभाजन होता है यह केंद्र और राज्य के मध्य, इसके मध्य केंद्र प्लस राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, अर्थात उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर के कि कौन सा अधिकार क्षेत्र केंद्र के दायरे में है और कौन सा अधिकार क्षेत्र जो है वो राज्य के दायरे में रहेगा। इसका जो बंटवारा है वो लिखित संविधान के माध्यम से शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 उपधारा 8 व 10 जो इसकी उपधारा है, इनके अंदर अपने को केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है उसका उल्लेख मिलता है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय व्यवस्था का जो विभाजन होता है उसका आधार केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को लेकर के शक्ति विभाजन के सिद्धांत के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। यही बंटवारा जो है अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में उपधारा 8 व 10 के अंदर केंद्र व इकाई, यानी इकाइयां जो हैं वो राज्य के संदर्भ में है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार आपने 3 विशेषताओं को आपने देखा, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और शक्ति का विभाजन। अब चौथा सिद्धांत, इसकी जो चौथी विशेषता है कि अमेरिका के संविधान की जो संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप है, इसकी चौथी विशेषताओं को अपन देखते हैं, गणना व अवशेष का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। गणना व अवशेष का सिद्धांत, ये 2 अंक का सवाल भी अब इसमें बनता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्वविद्यालय की जो एग्जाम होती हैं उसमें कई बार पूछा गया है कि गणना और अवशेष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए अमेरिका के संदर्भ में। तो यहां ये गणना और जो अवशेष है,
तो यहां देखिए गणना यानी गिनती, अवशेष यानी जो शेष रह गया। अब अमेरिका के संविधान के संदर्भ में अपन देखते हैं गणना और अवशेष के सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें दो पक्ष हैं, दो पक्ष होते हैं। मान लीजिए यहां पे ए व बी, ये दो पक्ष है आपके सामने। यहां ए जो पक्ष है इसकी जो शक्तियां हैं, ए की जो शक्तियां हैं वो गिना दी गई है साहब, यानी ए की शक्तियों की गणना करके बता दिया गया है कि मान लीजिए ये 100 शक्तियां हैं, इनमें से ये 50 शक्ति उसकी गिना दी गई है। तो यहां दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष की शक्तियों को गिना दिया जाता है, उसकी गणना कर दी जाती है, और जो शेष शक्तियां बचती हैं वो दूसरे पक्ष को प्रदान कर दी जाती है। अमेरिका के संविधान के अंदर जो शक्तियां गिना दी गई हैं, ये शक्तियां केंद्र अर्थात संघ जो सरकार है उसके संदर्भ में है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार जो है उसकी शक्तियों को गिना दिया गया है, उनकी गणना कर दी गई है। और बाकी जो शक्तियां शेष हैं वो शक्तियां यहां जो अवशेष की शक्तियों की चर्चा करते हैं ये इकाइयों को प्रदान कर दी गई है। और इकाइयां यहां पे क्या है, उसके राज्य हैं। राज्य कितने अमेरिका में वर्तमान में? 50 राज्य हैं। तो यहां इसको समझने का प्रयास कीजिए कि गणना और अवशेष का सिद्धांत क्या है। यानी अमेरिका के संदर्भ में गणना और अवशेष के सिद्धांत को जब अपन देखते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि इनमें जो दो पक्ष होते हैं उसमें एक पक्ष की शक्तियों की गणना कर दी जाती है और जो दूसरा पक्ष जो है उसको जो शेष बची शक्तियां प्रदान कर दी जाती है। जितनी भी शक्तियां शेष रहती हैं वो दूसरे पक्ष को प्रदान कर दी जाती है। अमेरिका के संविधान के अंदर केंद्र सरकार की शक्तियों की गणना कर दी गई है और बाकी की जो शक्तियां शेष बची हैं वो शक्तियां इकाइयों को दे दी गई हैं। तो यहां एक सवाल उभर करके आता है, अपशिष्ट अपशिष्ट जो शक्तियां हैं ये शक्तियां किसको दी गई हैं? राज्यों को। यानी अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? राज्यों को दी गई हैं। यहां पे अपशिष्ट शक्तियां, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई हैं? तो यहां अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसको दी गई हैं? राज्यों को दी गई। जबकि अपन जब भारत के संविधान की चर्चा करते हैं तो भारत के संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को नहीं दी गई है, वो किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। तो यहां ये गणना और अवशेष का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान में अपन ने पहले भी चर्चा की थी शक्ति के पृथक्करण को लेकर के, शक्ति विभाजन, ये 3-4 सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण है। उनको मैं बोर्ड पे लिखता हूं आपके समक्ष। इनको आप ध्यान में रखना। शक्ति विभाजन, शक्ति का जो विभाजन होता है इस सिद्धांत के संदर्भ में अपन देखते हैं शक्तियों का बंटवारा किन के मध्य होता है? केंद्र प्लस राज्य के मध्य। ये शक्ति का विभाजन हो गया। फिर आता है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण की चर्चा करते हैं तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके मध्य जब ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं तो यहां जिस नियम का पालन किया जाता है वो नियम है शक्ति पृथक्करण का नियम। और अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के नियम का पूर्ण रूप से पालन होता है। यह संघीय व्यवस्था के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो शक्ति पृथक्करण आ गया। एक अमेरिका के संविधान में मैंने यहां पे लिखा है ये गणना व अवशेष, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो गणना और अवशेष का सिद्धांत भी शक्तियों को लेकर के है, यानी कि एक पक्ष की शक्तियों को गिना दिया जाता है, उनकी गणना कर दी जाती है और शेष बची शक्तियां जो होती हैं वो दूसरे पक्ष को प्रदान कर दी जाती है। अमेरिका के संविधान में केंद्र सरकार की शक्तियों की तो गणना कर दी गई है और जो शेष बची जो शक्तियां हैं वो इकाइयों को अर्थात राज्यों को प्रदान कर दी गई है। तो आ गई बात समझ में? यह है गणना और अवशेष का सिद्धांत। तो ये आपको ये 3 सिद्धांत हैं, इनको तैयार करना है। आगे भी एक सिद्धांत और आएगा निहित शक्तियों का सिद्धांत,
उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पांचवी जो इसकी विशेषता है, संघीय व्यवस्था की विशेषता, यहां अपन लिख लेते हैं इसकी विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की जो पांचवी विशेषता की अपन बात करते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका। और अमेरिका के संदर्भ में आपको पता है, अमेरिका के अंदर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, और द्विसदनीय व्यवस्थापिका के मतलब होता है यहां की व्यवस्थापिका के दो सदन है, एक प्रथम सदन और दूसरा है द्वितीय सदन। अमेरिका के अंदर जो प्रथम सदन है उसका क्या नाम है, इसकी चर्चा अपन ने पहले की थी, इसका नाम था प्रतिनिधि सभा। और दूसरा जो सदन है उसका नाम है सीनेट। प्रतिनिधि सभा जो है इसमें किसका प्रतिनिधित्व है, जनता का, यानी यहां जनता का प्रतिनिधित्व है। और सीनेट के अंदर किसका प्रतिनिधित्व है, राज्यों का। यानी कि अपन जब इनको पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन जब इस प्रकार से इनको पढ़ने का प्रयास करें तो ये चीजें हैं वो एक बार में, इनकी जो स्थिति है यथास्थिति वो एक बार में ही क्लियर हो जाती है। बार बार अपने को इसको पढ़ने की या उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार अपन ने इनका समझ करके अध्ययन कर लिया तो आप कभी भी अपने जीवन में इन चीजों को नहीं भूलोगे। जब तो यहां सीधा सा अर्थ है द्विसदनीय व्यवस्थापिका, अर्थात व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। और अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। और अपने जब भारत की चर्चा करते हैं तो भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संसद। तो यहां जो व्यवस्थापिका है उसका कांग्रेस नाम है। और व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है, यहां इसका मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना, अर्थात कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, कानूनों को क्रियान्वयन। जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यपालिका की होती है। और जो न्यायपालिका होती है वो संविधान के रक्षक के रूप में होती है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है उसके पास। तो वो ये देखती है कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है और कार्यपालिका जिसका क्रियान्वयन कर रही है ये संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसकी जांच करती है। और संविधान के प्रतिकूल है तो वो उसे अवैध घोषित कर देती है, अर्थात ये अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। तो यहां सीधा सा अर्थ आ गया द्विसदनीय व्यवस्थापिका। अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस जो है उसका मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। अब यहां जो व्यवस्थापिका है उसका प्रथम सदन जो है उसका नाम है प्रतिनिधि सदन। और प्रतिनिधि सदन में किसका प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व है। दूसरा सदन है द्वितीय सदन जिसमें इसका नाम है सीनेट। और सीनेट में किसका प्रतिनिधित्व है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है। अब देखिए राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसके दो प्रकार है। एक होता है जनसंख्या के आधार पे, यानी संघीय व्यवस्था के अंदर जो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है द्वितीय सदन में, अर्थात उसको अपन उच्च सदन भी कह सकते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसको अपन निम्न सदन कहते हैं क्योंकि ये है एक स्थायी सदन नहीं है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो निर्धारित समय के लिए इसमें भाग लेते हैं। तो यहां जो ये सीनेट है इसमें जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के जो राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसके दो प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं, अर्थात दो रूप। एक होता है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और एक होता है प्रत्येक राज्य को सम्मान प्रतिनिधित्व। जब अपन अमेरिका की चर्चा करते हैं तो अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं उनको सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहां से राज्य छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रत्येक राज्य को सीनेट के अंदर 2 सदस्य भेजने का अधिकार है। कितने सदस्य भेजने का अधिकार है, 2। और अमेरिका में कुल राज्य कितने हैं, 50। तो कुल मिलाकर के सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सीनेट के सदस्यों की संख्या होती है 100। यह हमेशा तय है, फिक्स है कि अमेरिका के अंदर प्रत्येक राज्य को सीनेट में सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात प्रत्येक राज्य सीनेट में अपने 2 सदस्य भेजता है। अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो कुल मिलाकर सीनेट की जो कुल सदस्य संख्या है वो 100 है। और जब अपन भारत के उच्च सदन यानी राज्यसभा की चर्चा करते हैं तो राज्यसभा में अपने यहां
सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अपने यहां जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा के अंदर, वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस प्रकार आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। भारत इस यहाँ की सीनेट है, उस सीनेट को भारत की राज्यसभा यानी भारत का जो उच्च सदन है उसके साथ भी साथ साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको दोनों की जो वास्तविक स्थिति है उसका आप अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक विशेषता ये होगी द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में। अब आता है अगली विशेषताओं को अपन देखते हैं। आप इनको नोट करते रहे साथ साथ में या मोबाइल से अपना स्क्रीनशॉट लेते रहे, जब भी अवसर मिले आप अपनी नोटबुक में उनको नोट करते रहना। अब देखिए अगली विशेषता की अपन चर्चा करते हैं। विशेषता है 6 नंबर। यहां है संविधान संशोधन में राज्यों को महत्व है। यानी अमेरिका के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को भी विशेष महत्व दिया गया है। अब ये विशेष महत्व कैसे है इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं, ये राज्य भी संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव जो है अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसके समक्ष आग्रह कर सकते हैं। यानी अमेरिका के संविधान में संशोधन करने का आग्रह जो है राज्य भी कर सकते हैं। अब ये आग्रह कितने राज्य करेंगे, इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है 2/3 यानी 2/3 राज्य अर्थात इकाइयां। ये जो राज्य अर्थात जो इकाइयां हैं 2/3 यानी 2/3 राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका कांग्रेस से जब संविधान संशोधन का आग्रह करें, ऐसा प्रस्ताव उसके सामने रखें, तो कांग्रेस उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। अब अगला चरण आता है, अगले चरण में आता है 3/4 यानी संविधान संशोधन के लिए 3/4 राज्यों की विधानसभा संविधान संशोधन की पुष्टि करे। साहब क्या करे? पुष्टि करे। यह महत्वपूर्ण है। यानी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं अपने को यहां देखने को मिल रही है कि अमेरिका के अंदर संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप अपनाया गया है, इस प्रारूप के अंदर राज्यों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया में विशेष महत्व अर्थात विशेष बल दिया है। अब ये विशेष महत्व किस प्रकार से दिया है, इसको अपन इन 2 कड़ियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि अमेरिका के राज्य जो हैं या इकाइयां, राज्यों को इकाइयां भी कहते हैं, इनमें 2/3 यानी 2/3 राज्यों की विधान सभाएं अगर कांग्रेस के समक्ष संविधान संशोधन के प्रस्ताव रख करके संविधान संशोधन का आग्रह करे, तो अमेरिका की जो कांग्रेस है, उसकी जो व्यवस्थापिका है, वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उस पर चर्चा करती है। इसके बाद आता है कि जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन को पूर्ण कब माना जाएगा, तो उसके लिए 3/4 राज्यों की विधानसभाएं संविधान संशोधन की पुष्टि करे, तो उसके बाद संविधान में संशोधन माना जाएगा। अगर यह पुष्टि नहीं होती है तो अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए अपन ने विशेषताओं में अपन ने देखा था अमेरिका के संविधान की प्रकृति कैसी है, कठोर संविधान है। यानी कठोर संविधान का सीधा सा तात्पर्य है कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी सरल अपने को ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलती है। यहां संविधान में संशोधन व्यवस्थापिका के साथ साथ जो संघीय इकाइयां हैं, इनका अनुसमर्थन भी आवश्यक है, और यह अनुसमर्थन है 3/4 अर्थात 3/4 राज्यों की विधानसभा संविधान संशोधन की पुष्टि करे, तो उसके बाद संविधान में संशोधन होने का जो प्रस्ताव है वो पास माना जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा ये संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको अपन ने देखा। आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहां तक अपन ने 6 विशेषताएं देखी थी। अब 7वीं विशेषताएं अपन देखते हैं, स्वतंत्र न्याय या स्वतंत्र या सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र भी है
और इसके साथ साथ सर्वोच्च भी है। स्वतंत्र के साथ साथ इसको सर्वोच्च भी अपन कह सकते हैं, यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब देखिए यहां पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता किस प्रकार से देखेंगे, तो यहां अपन ने जिस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखा है, उसी प्रक्रिया के तहत अपन यहां संविधान में न्यायपालिका के संदर्भ में देखते हैं। तो पहली चीज में तो यह हो गई, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या, संविधान में व्याख्या करने का अधिकार भी वहां के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये पहले रूप में न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो सिद्ध हो रही है कि संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। तो यहां से संविधान की सर्वोच्चता जो है वो स्पष्ट होती है। दूसरी आती है, जब अपन ये देखते हैं विवादों पर अंतिम निर्णय, इस पे विवादों पर अंतिम निर्णय। अब ये विवादों पे अंतिम निर्णय भी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। यानी केंद्र इकाइयों के मध्य या इकाइयों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद पे अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, वो भी किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से ऐसे प्रकार के विवादों पे निर्णय देने के लिए पूर्ण रूप से वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि न्यायपालिका की ये ऐसी शक्ति जिसके द्वारा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून, व्यवस्थापिका ने जिस कानून का निर्माण किया है, कार्यपालिका ने जिसका क्रियान्वयन किया है, उसकी संवैधानिकता की जांच करता है। और संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका अपने जुडिशियल रिव्यू के अंदर इस चीज को देखती है। अर्थात अगर उसको ये लगता है कि जो कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुकूल नहीं है, अर्थात उसके प्रतिकूल है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो होती है उस कानून को रद्द घोषित कर देती है। तो सीधा सा मतलब होता है संवैधानिकता की जांच करने का जो अधिकार है न्यायपालिका, वही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें जो है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ये भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, विवादों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति जो है यह भी न्यायपालिका की सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। तो इस प्रकार अमेरिका की संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके अलावा अपन जो चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। दोहरी नागरिकता, अगला पॉइंट है 8 नंबर का, वो है दोहरी नागरिकता। अब देखिए दोहरी नागरिकता से स्पष्ट हो रहा है दो प्रकार की नागरिकता, दोहरी दो प्रकार की नागरिकता। और ये दो प्रकार की नागरिकता किसकी? संघीय व्यवस्था के रूप में इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि संघीय व्यवस्था में एक होता है केंद्र और दूसरे होते हैं राज्य अर्थात इकाइयां। अब यहां अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता, एक नागरिकता तो अमेरिका की किसकी है? केंद्र की, और दूसरी जो नागरिकता है वह उस व्यक्ति की, वो नागरिकता जिस राज्य अर्थात जिस इकाई का वह निवासी है। यानी 50 जो राज्य हैं, 50 में से वह जिस राज्य का निवासी है, 1 2 3 4 इसी प्रकार के क्रम में जिस राज्य का निवासी है उस राज्य की नागरिकता प्लस एक केंद्र की नागरिकता। तो इस प्रकार से ये दोहरी नागरिकता है। तो आपको दोहरी नागरिकता में यही लिखना है कि अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था का जो प्रारूप है उस प्रारूप में दोहरी नागरिकता उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी व्यक्ति की उस राज्य की नागरिकता जिस राज्य का वह नागरिक अर्थात निवासी है। तो इस प्रकार उसकी दोहरी नागरिकता है वो इस प्रकार से स्पष्ट होती है। अब आता है अगला, यह भी इंपॉर्टेंट है, निहित शक्तियों
का सिद्धांत, निहित शक्तियों का सिद्धांत। अब क्या देखिए, अमेरिका के संविधान के माध्यम से संघीय शासन का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, उनका प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ अन्य उपनियम या नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। तो यहां केंद्र सरकार जब नियमों का निर्माण अर्थात नीतियों का निर्माण जो संचालन जब करती है, तो सहयोगी के रूप में इस प्रकार की नीतियों का निर्माण भी किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो शक्तियां हैं वो निहित शक्तियां कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय जो व्यापार की अपन चर्चा करते हैं, तो यहां जो ये व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार की अपन चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान में, तो इससे संबंधित शक्तियां जो केंद्र सरकार के पास हैं। लेकिन ये व्यापार जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, छोटा नहीं है, बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। तो इसमें बहुत सारी उपनीतियां, उपनियमों का निर्माण भी करना पड़ता है। जबकि व्यापार के संचालन की शक्ति तो पहले से केंद्र को दे दी गई है संविधान के माध्यम से, लेकिन इसके सफल संचालन के लिए जो अन्य उपनीतियां हैं, उपनियम जो हैं, वो भी केंद्र सरकार बना सकती है। ये शक्तियां हैं, ये निहित शक्तियां कहलाती है। यानी इन शक्तियों का जो जुड़ाव जो होता है, जो संविधान में जो शक्तियों का उल्लेख किया गया है केंद्र सरकार की, उनके साथ पहले से ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, अंतर संबंध रखता है। लेकिन इन पे भी निहित शक्तियां ये इससे जुड़ती है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है अमेरिका के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने जो उपनियम बनाए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों का सीधा संबंध केंद्र सरकार की शक्तियों के साथ है या नहीं है, इस पे अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। तो यहां आप इस चीज को इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि निहित शक्तियों का तात्पर्य है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो संविधान के माध्यम से जो शक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित उनके सफल संचालन के लिए जो उपनियम, उपनीतियां बनाई जाएंगी, वो कार्य जो केंद्र सरकार है वो कर सकती है। लेकिन इसकी जांच अर्थात इसका संबंध इसके साथ है या नहीं, ये जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगली चीज, राज्यों का अलग संविधान, राज्यों का अलग संविधान। अब आपको यह भी पता है कि अमेरिका के अंदर जो संघीय व्यवस्था है उसमें एक केंद्र का संविधान है और एक राज्यों का अलग अलग संविधान देखने को मिलता है। लेकिन अब राज्य का जो संविधान बनेगा, इसके लिए एक शर्त रखी गई है, अर्थात राज्य अपने संविधान का निर्माण करते समय किस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां गणराज्य का ध्यान रखेंगे। यानी अपनी व्यवस्था का जो स्वरूप है वो गणतंत्रात्मक रखेंगे और इसके साथ साथ संघीय जो व्यवस्था है उसका भी पालन करेंगे। तो इस प्रकार की दोनों शर्तें जो है, ये दोनों शर्तें राज्यों को अपना संविधान बनाते समय इनका ध्यान रखना पड़ा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं गणराज्य का और संघीय व्यवस्था की चीज भी यहां आती है। अगली चीज अपन चर्चा करते हैं, राज्यों के अंदर एक गवर्नर का पद होता है। किसका पद होता है? गवर्नर का पद होता है। ये प्रत्येक राज्य के अंदर है। अब यहां जो ये गवर्नर जो होता है, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी कि गवर्नर का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। गवर्नर का चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और राष्ट्रपति जो है ये ना ही इसको हटा सकता है, इसको हटा भी नहीं सकता है राष्ट्रपति। तो यहां इस राज्य के अंदर उसकी विधान जो मंडल जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इसको हटाने का जो प्रारूप है वो प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आपने ये देखा एक चीज हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं उनकी सहमति के बिना केंद्र सरकार जो है ना तो उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, ना ही उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, ना ही उनकी सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। यानी उनमें जो भी परिवर्तन होगा, जो भी उनके बदलाव होंगे, वहां उस राज्य की सहमति लेना आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आपने संघीय व्यवस्था के प्रारूप को समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो चार सिद्धांत हैं, निहित
शक्तियों का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत बेसिकली आप ध्यान में रखना। एग्जाम में इनमें 2 अंक का जो सवाल आता है या 4 अंक का जो सवाल आता है ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये 4 ही सिद्धांत है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के संविधान में। और अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।